हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए पर्यावरण अध्ययन के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी, सी टेट इत्यादि किसी भी शिक्षक प्रशिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि कल के जो हमारे प्रश्न थे उनका उत्तर ले लेते हैं। कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन में जो है कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करेंट अफेयर्स को भी तैयार करना है, संविधान को भी उतनी ही महत्ता देनी है, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था, इतिहास और भूगोल को भी उतनी ही महत्ता देनी है। तो आपका सबसे पहला कार्य होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को पढ़ें तो उसे अगले सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ें। जैसे अभी आप यहाँ पे पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो उसके जितने भी आंकड़े आपके कह सकते हैं करंट से रिलेटेड हैं, उनको भी आप क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। तो कल के प्रश्न का जो उत्तर है वह है कि भारत सरकार के द्वारा सन 2030 को लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 2.5 से लेकर के 3 अरब टन। देखिए, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बहुत ही सफिशियंट आंकड़े हैं जो कि आपसे ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने के लिए कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वर्ष 2030। कितने जो है अरब टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है, तो 2.5 से लेकर के 3 अरब टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2030 तक निर्धारित किया गया है। तो ये तो हो गया हमारे कल के प्रश्न का राइट आंसर। अब आज के प्रश्न और उत्तरों को तैयार करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह हरित ग्रह प्रभाव नाम दिया था। हरित ग्रह जो प्रभाव है यह नाम किसने दिया था, यानी कि आपके ग्रीन हाउस गैस जो संकल्पना है यह किसने दी थी, यह नाम किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट से आप अपने राइट आंसर का चयन करेंगे। ऑप्शन ए है टेलर ने, ऑप्शन बी है टेंसले ने, ऑप्शन सी है जे फेरियर ने, ऑप्शन डी है हैंसन ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैंसन के द्वारा हरित ग्रह प्रभाव का नाम सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, या उन्होंने इस हरित ग्रह जो है शब्द को दिया था। यहीं पर आप मुझे बताएंगे कि जो आपके हरित क्रांति शब्द एक आता है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो हरित क्रांति शब्द के जो जनक हैं वह थे विलियम गॉन्ड। कौन थे, विलियम गॉन्ड। विलियम गॉन्ड जो थे वह आपके हरित क्रांति के शब्द जो है उन्होंने गढ़ा था, उस चीज़ को शब्द दिया था। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल करेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे हरित ग्रह प्रभाव शब्द किसने दिया, नाम किसने दिया, तो हैंसन ने। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा, तो विलियम गॉन्ड ने गढ़ा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है। ऐसा कौन सा राज्य है जो अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश और डी है राजस्थान। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान सबसे ज़्यादा अकाल व सूखे से प्रभावित राज्य है। देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए। इससे आपका भी जो है मनोबल बढ़ेगा और अन्य लोगों को भी कमेंट्स देख करके लगेगा कि हाँ, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए और मुझे भी अपना स्कोर इतना ही गेन करना चाहिए। तो प्लीज़ आज के वीडियो में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। अगला है भारत के किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का सर्वाधिक विनाश होता है। देखिए, झूमिंग कृषि क्या है, तो स्थान बदल करके की जाने वाली खेती को ही हम झूमिंग कृषि कहते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो ये की कहाँ पर जाती है, देखिए अगर एक प्रश्न आपके सामने आया और आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को रिवाइज कर जाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आपकी जीके जीएस सभी सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है।
और ये किस प्रकार की जाती है, तो जो लोग स्थान बदल बदल कर खेती करते हैं उन्हें झूमिंग कृषि कहते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि एक फसल जब तैयार हो जाती है तो उसे काट लिया जाता है और उसके बाद में उसके नीचे की जो जड़ें वगैरह होती हैं उनको वहीं पर जला दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए उस भूमि को वैसा ही छोड़ देते हैं और अन्य जगह पर कृषि करने लगते हैं और कुछ समय बाद उस भूमि पर आकर के पुनः कृषि करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है झूमिंग कृषि की जाती है। तो इससे सबसे ज़्यादा विनाश किस चीज़ का हो रहा है? ऑप्शन है मरुस्थलीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी हिमालय के गिरिपादों में, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, या ऑप्शन डी है दक्षिणी पूर्वी भारत में। तो अगर आपने इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आसानी से समझ ली होंगी तो आप इसका आंसर भी बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में कृषि की जाती है, इसीलिए वहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ के जंगलों का सर्वाधिक विनाश हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी के तापमान वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? पृथ्वी के तापमान में अगर वृद्धि होगी तो वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी, मीन्स पृथ्वी पर कोई भी वनस्पति नहीं बचेगी। ऑप्शन बी है वनस्पति सूख जाएगी। ऑप्शन सी है वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी। वनाग्नि का मतलब है वन में आग लगने की जो घटनाएं हैं वे बढ़ने लगेंगी। या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी सही है। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने पर क्या वनस्पति पर प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी जो घटनाएं हैं वह देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए हिम शिखरों से हिम पिघलना, ऑप्शन बी समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठना, ऑप्शन सी है सागर तटीय भागों का जलमग्न होना, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। जब पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि होगी यानी कि CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो उसका प्रभाव क्या होगा कि जितने भी आपके ग्लेशियर वगैरह हैं वो पिघलने लगेंगे, पिघल करके समुद्र में भी पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तटीय भाग जलमग्न हो जाएंगे। तो ये सभी घटनाएं देखने को मिलेंगी अगर पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती रहेगी। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखेंगे, विश्व में 20वीं सदी का सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा था? विश्व में 20वीं सदी में सबसे अधिक गर्म वर्ष कौन सा रिकॉर्ड किया गया था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी सन 2000, ऑप्शन डी सन 2002। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब की गई थी? पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1982 में, ऑप्शन सी है 1984 में, ऑप्शन डी है 1986 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आई होप आपने अभी तक अपने सही उत्तर का चयन जरूर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1984 में पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना की गई थी। 1986 में क्या था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। 1980 में क्या आया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। अगर बात 1972 की जाए तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। अगर बात 1974 की जाए तो 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। 1981 की बात की जाए तो 1981 में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था? 1981 में। तो मैं एक बार चाहूँगी कि आप इन्हें फिर से रिकॉल करें। 1981 में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, 1984 में पर्यावरण वन विकास आयोग की स्थापना की गई, 1980 में वन संरक्षण की स्थापना की गई और 1972 में वन्य जीव संरक्षण की स्थापना की गई, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया और 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम और इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण निवारण अधिनियम, ये दोनों ही आपके 1974 में लाए गए थे। तो आई होप कि आप इस पूरे डेटा को जरूर याद रखेंगे और अच्छा होगा कि आप साथ में एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते चलें। जितने भी इंपॉर्टेंट सन हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है उन्हें जरूर नोट डाउन करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अवक्रमण का कारण है। पर्यावरण
अवक्रमण का कारण है। ऑप्शन ए है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना, ऑप्शन बी है प्राकृतिक साधनों का विवेकहीन प्रयोग करना, या ऑप्शन सी है औद्योगिकीकरण, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरणीय जो अवक्रमण है उसका क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रदूषक की जल में अधिक मात्रा होने से शिशुओं में नीलवर्ण यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियां देखने को आती हैं? ऑप्शन ए है नाइट्रेट, ऑप्शन बी है फिनॉल, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है फ्लोराइड। तो इनमें से किस तत्व की अधिकता होने से शिशुओं में नीलवर्ण यानी कि ब्लू बेबी बीमारी हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा नाइट्रेट यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है, तो दांतों की विकृति होना। दांतों की विकृति होना किस पर निर्भर करता है? फ्लोराइड की अधिक मात्रा पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से उत्पन्न बीमारी है। देखिए वही प्रश्न अगला आपको मिल भी गया है कि फ्लोराइड युक्त जल का अगर आप सेवन करेंगे तो कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन ए है शारीरिक अंगों में विकृति होना, ऑप्शन बी है खून में कमी होना, ऑप्शन सी है हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। देखिए फ्लोराइड की अधिक मात्रा लेने से जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या मुख्य प्रभाव वो दांतों की विकृति पर पड़ता है। अब क्योंकि दांत हड्डियों से ही बने हुए तो हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना भी उसी में आ जाएगा, और ये हमारे शरीर के अंग भी हैं तो शारीरिक अंगों में विकृति भी आ जाएगी और के साथ साथ खून में भी कमी देखी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में फ्लोराइड की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? देखिए जल में जो फ्लोराइड की मात्रा है वह कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? अगर इससे अधिक है तो वह जल कैसा हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। ऑप्शन ए 1 ppm से ज़्यादा, ऑप्शन बी है 3 ppm से ज़्यादा, या ऑप्शन सी है 5 ppm से ज़्यादा, या ऑप्शन डी है 10 ppm से ज़्यादा। तो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 ppm से ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा पीने वाले जल में नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जीवाश्मीय ईंधन के उपयोग करने से वायुमंडल में किस गैस का सांद्रण होता है? जब औद्योगिक प्रक्रिया हो रही है यानी कि उद्योग वगैरह में कार्य हो रहे हैं उस समय जो जीवाश्म ईंधन उपयोग किया जा रहा है उससे वायुमंडल में किस गैस का सांद्रण हो रहा है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन का हो रहा है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का हो रहा है, ऑप्शन सी मीथेन का हो रहा है, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक सांद्रण देखने को मिलता है और ये अपूर्ण ईंधन दहन से भी निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे। तीव्र गति से आने वाली आपदा नहीं है। ये जो 4 आपदाएं आपको दी गई हैं इनमें से ऐसी कौन सी आपदा है जो कि तीव्र गति से नहीं आती यानी कि धीरे धीरे करके आती है? ऑप्शन ए है चक्रवात, ऑप्शन बी है बाढ़, ऑप्शन सी है महामारी और ऑप्शन डी है सूखा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूखा। देखिए चक्रवात अचानक से आ जाता है, बाढ़ अचानक आ जाती है, अचानक पानी का स्तर बढ़ जाता है, महामारी भी अचानक देखने को सामने आती है। कोई जो बीमारी है वह धीरे धीरे करके नहीं बल्कि एक अचानक महामारी के रूप में सामने आ जाती है। और लेकिन जो सूखा है वह एक दिन में नहीं आ जाता है, धीरे धीरे कई दिनों तक पानी नहीं बरसता है, जलवायु जो है बदलती है, उसके बाद धीरे धीरे करके सूखा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? धीरे धीरे होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवकृत आपदा है, इनमें से कौन सी ऐसी आपदा है जो मानव के द्वारा उत्पन्न हो रही है? ऑप्शन ए, यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर देखेंगे कि दावाग्नि। नेक्स्ट है औद्योगिक दुर्घटनाएं, ऑप्शन सी है वनरक्षण, मृदा अपरदन तथा जलवायु प्रदूषण यानी कि वनों का क्षरण होना, मृदा का अपरदन होना, जल और वायु का प्रदूषण होना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो मानव के द्वारा हो रही हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है विघटनकारी प्रदूषक का उदाहरण है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो कि विघटनकारी है? ऑप्शन ए मलमूत्र, ऑप्शन बी घरेलू कचरा, ऑप्शन सी सड़े गले फल व सब्जियां, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। देखिए विघटनकारी प्रदूषक का अर्थ है जिस किसी भी चीज़ को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पुनः चक्रित कर सकते हैं, उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, उसे दोबारा यूज में ला सकते हैं। तो ऐसे सभी प्रदूषक हैं आपके, जैसे मलमूत्र है इसका भी रीयूज कर सकते हैं, मीन्स इस खाद वगैरह बनाई जाती है आपके मलमूत्र वगैरह से,
घरेलू कचरे से भी हम बायोगैस वगैरह बनाते हैं। सड़े गले फल व सब्जियां, ये सभी कैसे हैं? तो ये पुनर्चक्रित और विघटित होने वाले प्रदूषक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, बढ़ते तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है उसका प्रभाव किस पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए जल चक्र पर, ऑप्शन बी वन्य जीवों पर, ऑप्शन सी वनों पर, या ऑप्शन डी कृषि पर। तो बढ़ते हुए तापमान का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वह देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृषि पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेडियोधर्मी बहिस्राव को कहते हैं। रेडियोधर्मी बहिस्राव को कहते हैं। ऑप्शन ए अपशिष्ट, ऑप्शन बी ठोस अपशिष्ट, ऑप्शन सी शाही अपशिष्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाही अपशिष्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार गत 50 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? वैज्ञानिकों ने आंकड़ा निकाला है कि पिछले 50 वर्षों की तुलना में पृथ्वी के तापमान में औसतन कितनी वृद्धि हो चुकी है। तो ऑप्शन ए है 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 2 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी है 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो डाटा है वह आप दोबारा चेक कर लेंगे। हो सकता है कि नवीनतम आंकड़ा यहाँ पर जो है चेंज हो चुका हो, 1 डिग्री से बढ़ करके और भी ज़्यादा हो चुका हो। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का विश्वव्यापी प्रभाव है। वायु प्रदूषण का विश्वव्यापी प्रभाव है। ऑप्शन ए जलवायु में परिवर्तन होना, ऑप्शन बी है CO2 में वृद्धि होना, ऑप्शन सी है ओजोन परत की विरलता और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। वायु प्रदूषण के विश्वव्यापी प्रभाव क्या क्या देखने को मिल रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, ओजोन परत विरलन यानी कि ओजोन परत का भी क्षरण हो रहा है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह वायु प्रदूषण का स्थानीय मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसका जो उपस्थित स्थानीय मौसम है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश की सघनता, ऑप्शन बी दृश्यता पर प्रभाव, ऑप्शन सी अम्ल वर्षा के रूप में, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। वायु प्रदूषण के कारण वहाँ का स्थानीय मौसम पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य के प्रकाश में सघनता आएगी, दृश्यता पर भी प्रभाव पड़ेगा और अम्ल वर्षा के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे के सेशन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। तो आई होप कि आपने पढ़ाई की पोथी को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। आज का जाते जाते क्वेश्चन लेकर के जाइएगा कि पर्यावरण पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि पर्यावरण पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो धन्यवाद।